हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्डोवा पब्लिकेशन की एक्सप्लेनेशन। सो ये क्लास 8th की कार्डोवा की साइंस की कार्डोवा की बुक है। तो मैं इसका फर्स्ट चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आएगा। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। देन फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले तो आपको चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम किस तरीके से क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, फार्मर्स किस तरीके से मेहनत करते हैं, क्या क्या चीज़ें वो यूज़ करते हैं, प्रोसेस क्या होता है, उनके स्टेप्स क्या होते हैं। देन उसके बाद उसको जब हमने हार्वेस्ट कर ली है, अपनी फसल को हमने काट ली है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, हम तक वो कैसे पहुंचता है। फार्मर से हम डायरेक्ट जाके डील नहीं करते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, हम शॉप से ख़रीदते हैं, वो तो शॉप्स तक कैसे पहुंचती है, ये सारा प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ है, फूड के बारे में बात की जाएगी कि बेसिकली क्या होगा, कि फूड क्या होता है। फूड हमारी बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, ठीक है ना। क्यों नहीं रह सकते, उसका रीज़न है क्योंकि हमें फूड से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जैसे ही हम खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है, हम एकदम से चार्ज हो जाते हैं और हम अपना काम आराम से कर पाते हैं। दूसरी बात ये है कि फूड जो है ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा थिन हो जाएंगे और हमारी ग्रोथ भी नहीं होगी। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की। जैसे कि कपड़ा, मकान एक बेसिक नेसेसिटी है, उसी तरीके से खाना भी हमारी एक बेसिक नेसेसिटी है। सो फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये आपको पता होना चाहिए कि फूड की वजह से ही ये सारे प्रोसेस होते हैं। क्यों होते हैं, जब खाना पेट में जाएगा तभी तो डाइजेशन का प्रोसेस होगा, जब डाइजेशन का प्रोसेस होगा तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी, है ना। रेस्पिरेशन मतलब आप सांस ले रहे हो, अंदर बाहर कर रहे हो, वो भी किसका प्रोसेस है, फूड, इसी से रिलेटेड है आपका। एक्सक्रीशन मतलब जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे कि जो डाइजेशन में रह जाता है वेस्ट प्रोडक्ट, वो क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। और आई मीन वो बॉडी से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ, आप स्टूल के लिए जाते हो तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्टूल वो निकलता है। फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड बॉडी रिपेयर। अब यहाँ पे बॉडी रिपेयर की बात हुई है। यहाँ पे बॉडी रिपेयर ऐसा तो है नहीं कि खाना आपकी बॉडी को रिपेयर करता है ना। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी ना, क्योंकि जब हम रिपेयर वर्ड यूज़ करते हैं तो रिपेयर का मतलब होता है उसमें कोई चीज़ कमी हो गई है, उसकी हम मरम्मत कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे रिपेयर का मतलब होता है सेल्स का रिपेयरमेंट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में रोज़ाना सेल्स रेगुलर बनती रहती हैं और ख़त्म होती रहती हैं। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो डैमेज हो जाती हैं, तो उसको रिपेयर किया जाता है और फूड उसको हेल्प करता है रिपेयर करने में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बॉडी रिपेयर की बात की गई है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। अब खाना हमें डिजीजेज से भी बचाता है। कैसे बचाता है, अगर मैंने खाना खाया है, मैं हेल्दी हूँ, मेरा पेट बिल्कुल भी खाली नहीं है, तो मुझे कोई भी डिजीज़ नहीं लगेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि नहीं लगती है। लेकिन अगर आपका पेट खाली है, आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो, तो आपको अननेसेसरी डिजीज़ेस लग जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाना जो है हमारी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करके रखता है डिजीज़ेस से। अमंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ये आप सभी जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स, हम अपनी बात करें तो हम किस पर डिपेंडेंट हैं, हम एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं, मीट के लिए, मिल्क के लिए, एग के लिए। और अगर हम खाने की बात करें कि हम वेजिटेबल्स के लिए और फ्रूट्स के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पर डिपेंडेंट है। वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम अपना फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से लेते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। अब ये खाना जो है प्रॉपर सभी पॉपुलेशन के, मतलब लोगों के पास पहुँच जाए, उसके लिए एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। Till 10,000 BCE, the nomadic people wandered from place to place in search of food and shelter. They ate fruits and raw vegetables of forest plants and hunted animals for food. तो यहाँ पर उन्होंने 10,000 BC की बात की है कि जो नोमैडिक पीपल होते थे वो घूमते रहते थे और अपना खाना और रहने का ठिकाना करते रहते थे। जहाँ भी रहते थे वहीं पर एक मतलब जहाँ रहते थे वहीं आसपास से
किसी भी एनिमल को पकड़ा, उसको खा लेते थे, या फिर जितने भी रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते थे वो खाते थे, ठीक है ना। लेटर पीपल लर्न फार्मिंग एंड कल्टिवेटेड व्हीट, राइस एंड अदर फूड क्रॉप्स। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, लोगों ने फार्मिंग सीखी और अनाज को उगाना, बोना सीखा, ठीक है, ताकि उन्हें खाना मिल सके। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स एंड डिड हार्ड फिजिकल वर्क। तो उन्होंने क्या किया, हम डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो कल्चर था ना डोमेस्टिक एनिमल्स का, ये वहीं से आया कि उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे अपने पास एनिमल्स रखने स्टार्ट किए। और जब वो मतलब ये वाला काम करते थे ना, खेती वाला, तो उन्होंने एनिमल्स को अभी यूज़ करना स्टार्ट किया। तो वहीं से वाला जो कल्चर था ना कि एनिमल्स को यूज़ किया जा रहा है जोतने के लिए, हल जोतने के लिए, ये आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, तो ये वहीं से आया है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे डोमेस्टिक एनिमल्स इसलिए भी रखे जाते थे कि अगर उन्हें भूख लगी या उन्हें खाना नहीं मिला तो वो डोमेस्टिक एनिमल्स को क्या करते थे, एज अ फूड वो यूज़ करते थे, उनको खाते थे मारकर, ठीक है। दिस मार्क्ड अ न्यू एरा इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस। अब इस चीज़ ने क्या किया, एक न्यू एरा लेकर आया हिस्ट्री में, एक नया पड़ाव लेकर आया ह्यूमंस की, कि उन्होंने क्या किया, कल्टीवेशन स्टार्ट किया, फार्मिंग स्टार्ट की। फ्रॉम फूड गैदर्स दे टर्न इनटू फूड प्रोड्यूसर्स। मतलब जो फूड गैदर करते थे, इधर उधर से छीनना, झपटना, मारना, मतलब जानवरों को मार के खाते थे, या फिर रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे, उन्होंने क्या किया, फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। उन ह्यूमन बींग्स ने क्या कर दिया, फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। और वहीं से एग्रीकल्चर जो है, ये वर्ड आपका पैदा हुआ, दैट मीन्स इसकी शुरुआत हुई। Agriculture is an applied science that deals with the mass production of crop plants and animals useful to human beings. अब आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। देखो ये डेफिनेशन ज़रूर आती है क्योंकि यहाँ पर ना बच्चे ज़रूर कुछ ना कुछ गलती करते हैं कि एग्रीकल्चर की जो डेफिनेशन होती है ना उसी में गड़बड़ कर देते हैं। एग्रीकल्चर वो लिख देते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, है ना, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, जबकि यहाँ पर आपको पूरा बताना है कि मास प्रोडक्शन है, ठीक है। एग्रीकल्चर एक पूरे टर्म का नाम है जो हम कर रहे हैं, हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट्स के लिए, जो क्रॉप्स हम उगा रहे हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए हेल्पफुल हैं, ठीक है। ये इस टर्म को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। सिर्फ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज़ नॉट एन एग्रीकल्चर, ओके। तो ये डिफरेंस आपको समझना ज़रूरी है। बिसाइड्स क्रॉप प्रोडक्शन सेवरल अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ लाइक पोल्ट्री, फिशिंग एंड सेरिकल्चर कम्स विद इन द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर. The population of India is increasing very rapidly. To fulfill the food requirements of such a large population, increased production, proper management and distribution of food is necessary. तो अब देखो, अब आप जानते हो कि क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत होती है। फिशिंग भी एक पार्ट है हमारी लाइफ का, क्योंकि हम फ़िश भी खाते हैं ना, फ़िश भी खाई जाती है ना बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया के। और पोल्ट्री, ये आप जानते हैं कि मिल्क की, चीज़ की, बटर की हर किसी को ज़रूरत होती है, तो वो भी एक नेसेसरी पार्ट है हमारे लाइफ का। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली इंक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से हमारे पास फूड की रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, है ना। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी, ऑब्वियस सी बात है कि फूड रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ होगी। अब अगर घर में 5 मेंबर मौजूद हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 2 लोगों का पहले खाना आता था, अब एकदम से 5 हो गए तो सिर्फ 2 का ही आता रहेगा, नहीं। जो 5 मेंबर है, 5 के 5 मेंबर खाना खाएंगे। तो इस वजह से क्या हो गया, हर एक घर की जो नेसेसिटी है वो बढ़ गई है। तो फिर क्या हुआ, फूड रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ हो गया है और इस वजह से प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो गया है। अब इस इंक्रीज्ड प्रोडक्शन के बाद क्या हुआ, जब इतनी लार्ज पॉपुलेशन हो गई, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया, इसको संभालने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, ताकि ये हमारी कंट्री में हर एक पार्ट में, हर एक इंसान के पास प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट हो सके और अच्छे से मैनेजमेंट हमारा चल सके। नाउ क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स। अब हम क्रॉप्स के बारे में और उसके जो पैटर्न्स है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल आर कॉल्ड अ क्रॉप। अब कोई भी एक तरह की क्रॉप, प्लांट जो है वो एक ही जगह पर बहुत बड़े स्केल पर अगर उगाई जा रही है तो उसको हम क्रॉप कहेंगे। सपोज करो आपके पास एक फील्ड है, ठीक है, आपने उस फील्ड में क्या किया, उस फील्ड में सिर्फ आपने व्हीट, गेहूं की फसल लगाई, तो वो क्या कहलाई जाएगी, क्रॉप कहलाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर ऑफ व्हीट। द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट इज कॉल्ड क्रॉप
प्रोड्यूस। अब अगर वो अच्छे से उसका कल्टीवेशन हुआ, अच्छे से वो उगी, फिर उसके बाद कटाई हुई, उसकी सब कुछ हुआ, तो वो आपकी क्रॉप प्रोड्यूस कहलाया जाएगा। तो ये जो टर्म्स है ना, छोटी छोटी टर्म्स जो हैं, इनको आपको पढ़ना ज़रूरी है। एक तो एग्रीकल्चर की, तो उसके बाद यहाँ पर क्रॉप्स की, और ये क्रॉप प्रोड्यूस की, ठीक है। देन किस किस टाइप की क्रॉप होती हैं और उसमें से कौन सा प्रोडक्शन होता है क्रॉप का। जैसे सीरियल्स में व्हीट, राइस, मेज, बारले, बाजरा ये आ जाते हैं। पल्सेस में ग्राम, पी, बीन, मूंग। वेजिटेबल्स में कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल। एंड देन फ्रूट्स में मैंगो, एप्पल, पेयर, गुआवा। स्पाइसेस, कार्डमम, ब्लैक पेपर। फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, हेम्प। plantation crops, tea, coffee, rubber, coconut. And then sugar crops, sugar cane, sugar beet. Oil crops, groundnut, mustard, castor oil. Medicinal plants, the medicinal crops, that means tulsi, asparagus and neem. Timber, teak, शीशम, pine. अब देखो यहाँ पर एक ब्लू में ना ये आपको कुछ दे रखा है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर दैट मीन्स गार्डन कल्टीवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपसे हॉट्स में पूछी जा सकती है, या फिर उसमें पूछी जा सकती है कि एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है। वैसे इसको हम गार्डन फार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये गार्डन कल्टीवेशन होता है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप ये भी याद कर सकते हो कि इसमें हम गार्डन में ज़्यादातर क्या लगाते हैं, हम घरों में भी लगा लेते हैं ना वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, या फिर कुछ ऐसे पौधे लगा लेते हैं जैसे गुलाब का, या जिसको बहुत ज़्यादा फ्लावर्स का शौक होता है वो फ्लावर्स के पौधे लगा लेता है। तो वो क्या है आपका हॉर्टिकल्चर, गार्डनिंग आप जो कर रहे हैं। इट इज़ सिमिलर टू एग्रीकल्चर बट इज़ यूजुअली कैरिड ऑन अ स्मॉल स्केल। सम इम्पॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर पोटैटो, टमाटो, कैबेज, एप्पल, गुआ, पेयर, रोज, जैस्मिन, क्रॉटन, दैट मीन्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, इसको इग्नोर मत करिएगा प्लीज़। India is a very vast country. A rich variety of crops is grown in different parts of the country because the climatic conditions like temperature, humidity, and rainfall vary from one region to another. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are. अब आपको पता है कि इंडिया में एक रिच कल्चर है, रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन होती हैं, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी वेरी करता है रीजन टू रीजन। तो इसी वजह से दो तरह की क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जो कि रेनी सीजन में बोई जाती हैं, ठीक है। बिगनिंग ऑफ मानसून सीजन, जस्ट लाइक जून और जुलाई में इसको बोया जाता है, और हार्वेस्ट किया जाता है जब एंड हो रहा होता है, जैसे कि सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये मानसून क्रॉप्स होती हैं। खरीफ क्रॉप्स को मानसून क्रॉप्स भी कहते हैं क्योंकि ये मानसून सीजन में ही होती हैं, जैसे कि राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। अब अगर आपसे पास ये क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी इनमें से कौन सी क्रॉप है जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है कि आप ऐसी क्रॉप बताइए जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसमें आपको एग्जाम्पल राबी और खरीफ दोनों क्रॉप्स के दिए गए हैं। तो आपको खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल को क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको मीनिंग पता है खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप्स का तभी आप इसको टिक कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जो रेनी सीजन में होती है। जब रेनी सीजन में होगी दैट मीन्स पानी ही पानी है। इन सारी क्रॉप्स को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब राबी क्रॉप्स की बात करेंगे तो राबी क्रॉप्स विंटर में होती हैं, ठीक है। विंटर में इनको बोया जाता है और इसका एंड सीजन पे क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है। जैसे अक्टूबर नवंबर में इनको सो किया जाता है, ठीक है, और हार्वेस्ट कर दिया जाता है मार्च और अप्रैल में, ठीक है। ये राबी क्रॉप्स जो है डिपेंड नहीं करती मानसून रेंज पर, जैसे कि खरीफ क्रॉप्स में था कि उसको रेन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उन क्रॉप्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन क्रॉप्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, इसीलिए इनको हम क्या करते हैं, सर्दियों में बोते हैं, ठीक है। जैसे कि व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड आर राबी क्रॉप्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नाउ यहाँ पर आपके पास एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का ये आप देख सकते हैं, एक ये चार्ट है, ठीक है। ये चार्ट अगर आपने याद कर लिया तो ये सोचिए चैप्टर पूरा आपके हाथ में है। अगर आपको ये स्टेप्स पता हैं कि पहले प्रिपरेशन होगी सॉइल की,
किस तरीके से होगी, या तो आप प्लफ कर सकते हो या लेवलिंग कर सकते हो। सिलेक्शन होगा सीड्स का, देन रिप्लेनिशमेंट होगा न्यूट्रिएंट्स का सॉइल में, इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये स्टेप्स याद कर लो। उसके बाद जो मैं समझा रही हूँ उसको समझ लो, अपनी लैंग्वेज में लिखना, मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे, ठीक है। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में आते रहते हैं, जैसे आप ये 8th क्लास में हो, 9th में आओगे, 10th में आओगे, तो आप अगर साइंस में अपने आप से बनाकर लिख रहे हो और आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हो लिखने में, तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे ना मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। आप बस अपनी बात उनको समझा दो, ठीक है। सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए, मैंने कहा है ग्रामेटिकल मिस्टेक पे मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, साइंस में स्पेसिफिकली। तो आपकी सेंटेंस करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम प्रिपरेशन करेंगे सॉइल की। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रिपरेशन में हम सॉइल को लूज करेंगे, टर्न करेंगे। कैसे करेंगे, अब आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल दो तरह की होती है, प्लफिंग एंड लेवलिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं। प्लफिंग के लिए हम क्या करते हैं, ये आज के टाइम में इस तरह का ट्रैक्टर आ गया है, ठीक है ना। ये क्या करता है, प्लफिंग में हेल्प करता है ताकि सॉइल जो है वो लूज़ हो जाए। लूज़ करने का मकसद क्या है, लूज़ करने का मकसद ये है कि जब भी हम कोई सीड इसमें डालें तो वो ग्रो कर पाए। अगर हम लूज़ नहीं करेंगे, सीड ऊपर से ऐसे ही डाल देंगे, तो मिट्टी के अंदर सीड नहीं जाएगा और वो ग्रो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से ही चिड़िया उठा के ले जाएगी सीड को और वो खा लेगी, ठीक है ना। अगर हमें कोई भी प्लांट ग्रो करना होता है तो हमें मिट्टी के अंदर दबाना होता है ना, तो हमें क्या करना है, उसके लिए हम सॉइल को क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं। टर्न मीन्स जब आप लूज़ करोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगी, तो उसी को हमने टर्निंग कहा है, दैट्स इट। तो यहाँ पर ये जो कल्टीवेटर है ये क्या कर रहा है, ये प्लफ कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है मिट्टी को। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लफिंग और टिलिंग, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम प्लफिंग भी कहते हैं और टिलिंग भी कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लव विच इज आइदर ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और ड्रिवन बाय अ ट्रैक्टर। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि पहले ये होता था। अगर उन्होंने पहले का भी नहीं देखा, अब ट्रैक्टर से किया जाता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो पहले मिट्टी को ऐसे किया जाता था और पहले बुल्स की मदद से किया जाता था, ठीक है। अब ये ट्रैक्टर की मदद से किया जाता है। लूजनिंग ऑफ सॉइल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। लूजनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, रीज़न पता होना चाहिए, क्योंकि लूज सॉइल पार्टिकल्स हैव मोर एयर स्पेसेस दैट हेल्प्स द रूट ऑफ क्रॉप प्लांट्स टू ब्रीथ बेटर। अब अगर सॉइल पार्टिकल्स लूज नहीं होंगे तो वो एयर स्पेसेस में I mean, जो स्पेसेस होंगी वो पॉसिबल नहीं है कि स्पेस हो वहाँ पर। अगर स्पेस नहीं है दैट मीन्स एयर नहीं है। तो हमें ऐसी क्रॉप उगानी है, हमारी क्रॉप अच्छी होनी चाहिए, हम हमेशा यही चाहते हैं ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लूज़ करते हैं। उसका मकसद होता है कि जो एयर स्पेसेस होते हैं वो खुल जाते हैं बहुत अच्छे से, और जिसकी वजह से वो अच्छे से ब्रीथ कर पाती है सॉइल। और आपको पता होना चाहिए कि जब हमारी लूज सॉइल होती है तो जो पानी है ना उसको अच्छे से ज़्यादा देर तक होल्ड करके रहती है, जिसकी वजह से रूट्स तक पानी अच्छे से पहुंच जाता है, ठीक है। और नीचे लेयर्स तक, हमारी रूट्स के नीचे वाली लेयर्स तक पानी अच्छे से पहुंच जाता है। और लूज सॉइल में क्या होता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, जब हम कोई भी क्रॉप डालते हैं ना तो उसमें हम मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स डालते हैं ताकि हमारी जो क्रॉप है वो बहुत अच्छे से अच्छी हो, तो वो भी बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाती है, ठीक है। और वीड्स को रिमूव करने में भी ये जो प्रोसेस है ना ये हेल्पफुल होता है। वीड्स मतलब जितने भी कीड़े होते हैं ना हमारी सॉइल में, इस प्रोसेस में जब हम प्लफिंग कर रहे हैं ना, टर्निंग कर रहे हैं सॉइल को और लूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो वीड्स हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सॉइल में माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। और माइक्रोब्स, आपको पता है कि हमारे सॉइल में अगर माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ग्रोथ के लिए, और ह्यूमस ऐड करते हैं वो सॉइल के अंदर, ठीक है, जो कि
न्यूट्रिएंट रिच होती है, जिसकी वजह से जो हमारा जो सॉइल का जो लोअर लेवल भी होता है ना, जैसे अपर लेवल में हम प्लफिंग वगैरह कर रहे हैं, लूज नहीं कर रहे हैं, जो लोअर लेवल होता है वहाँ तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुँच पाते हैं और हमारी जो फसल है वो अच्छे से अच्छी हो पाती है। ठीक है। अर्थवॉर्म्स क्या होती हैं? फार्मर्स फ्रेंड होती हैं। ये यहाँ पर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, यहाँ पर आप ये वाला एग्जाम्पल देख रहे होंगे ना, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ये क्या है? ये आपको जो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, हम प्लफ हो यूज़ करते हैं, तो ये उसकी पिक्चर्स दे रखी हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो चीज़ आपको बता रखी है। ठीक है, सिर्फ आपको एक जनरल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है इसकी। ठीक है, देन हम यहाँ पे बात करते हैं लेवलिंग की। आफ्टर प्लफिंग द प्लव्ड लैंड इज लेवल्ड एंड प्रेस्ड लाइटली विद द हेल्प ऑफ अ वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर। तो इस तरीके से एक वुडन प्लैंक होता है या फिर आप आयरन लेवलर उसमें होता है ट्रैक्टर में, तो उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसको लेवल किया जाता है। द प्लफ फील्ड्स में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स विच नीड टू बी क्रश्ड। प्लफ फील्ड्स में कुछ ऐसे बड़े बड़े पत्थर भी आ जाते हैं सॉइल के, जो इनको क्रश किया जाता है। तो लेवलिंग में क्या होता है कि वो सब क्रश हो जाते हैं और सॉइल इरोजन से लेवलिंग हमें प्रिवेंट करती है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है जब ज़मीन जो है बंजर होने लगती है, मतलब जिसमें आप कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, द लेवल्ड सॉइल इज़ नॉट ब्लोन बाई विंड और ड्रेन्ड ऑफ बाई वाटर। जब हम सॉइल को लेवल कर लेते हैं ना, तो तेज़ हवा से भी वो जो सॉइल है ना वो उड़ती नहीं है। ठीक है, या फिर पानी के साथ वो बहती नहीं है, जैसे कि बहुत तेज़ हमने ज़्यादा पानी हो गया है क्रॉप्स में तो वो पानी मतलब मिट्टी बह जाएगी, ऐसा नहीं होता है लेवल करने से। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मैन्योर, मतलब जब आप लेवल कर देते हो ना अपनी सॉइल को, तो उससे क्या होता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, एक तरीके से पानी जाएगा, एक सा पानी जाएगा सब जगह सारी क्रॉप्स में। ऐसा नहीं होगा कि कहीं ज़्यादा हो गया है कहीं कम हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये एक्सरसाइज करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। द क्रॉप्स दैट आर सोन इन द रेनी सीजन, जो क्रॉप्स रेनी सीजन में होती हैं वो कौन सी होती हैं? उनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ राबी क्रॉप, इसमें से राबी क्रॉप कौन सी नहीं है? तो राइस हमें पता है इसको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो ये राबी क्रॉप नहीं है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, वो हमने अभी पढ़ा है, इसको हम प्लफिंग बोलते हैं। विच वन इज़ यूज टू लेवल द प्लफ्ड लैंड, जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है लेवलर, हम इसको लेवलर बोलते हैं। विच अमंग दीज इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप, अब ये आप कहोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना, ये हमने पढ़ा है फर्स्ट पेज पे, हमने ये पढ़ा है, हमने एक टेबल में पढ़ा था और ये सारी इसमें सब हैं, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज। अब मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है ये टेबल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ से पूछा था प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी होती हैं। ठीक है, अगर आपने ये टेबल याद कर ली तो आपका बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप कवर कर लोगे। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था ना प्लांटेशन क्रॉप का, वो वहीं से था। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैं 2-3 पार्ट्स में अपलोड करूँगी। उम्मीद करती हूँ इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और नेक्स्ट आपको वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।